हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आप सभी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। दोस्तों आइए आज क्लास में बात करेंगे दोस्तों रक्त के बारे में, यानी ब्लड क्या है। दोस्तों आपको अच्छा सी बात पता होगा कि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारे देश के वीरों ने अपने बलिदान दिए थे देश की आज़ादी के लिए। तो आइए उस बलिदान में कितने लहू बह गए, आज उन्हीं की याद में आज रक्त के बारे में दोस्तों पढ़ा जाएगा। और इस क्लास को अंत तक बढ़ेगा। जहाँ आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम रक्त के बारे में। इसे अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं दोस्तों। ये बात आपको अच्छे से पता है रक्त क्या है, रक्त किसे कहते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में आपको हम उत्तक पढ़ाए हैं। क्या पढ़ा दोस्तों? उत्तक पढ़ाए हैं। तो उत्तक में आपको देखे होंगे कि आप उसमें पढ़े संयोजी उत्तक। आपको पता था कि संयोजी उत्तक, ये आप जानते दोस्तों कि पूरे उत्तक में सबसे ज़्यादा संयोजी उत्तक लगभग 30% पाए जाते हैं। दोस्तों कितना? तो 30% पाए जाते हैं दोस्तों। और ये संयोजी उत्तक कैसे अंग्रेजी में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और आपको पता है कि जो भी जुड़ने की बात करेंगे वहाँ संयोजी उत्तक होगा। हड्डी को हड्डी जुड़ना उत्तक कहलाते हैं, मांसपेशी जुड़ना ये भी संयोजी उत्तक कहलाएंगे। लेकिन ये रक्त जो होता है ब्लड, ये क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है दोस्तों। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिखिए रक्त क्या दोस्तों? तो तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक है लेकिन तरल है, तो क्या कहेंगे? तरल संयोजी उत्तक। आपको पता रक्त के अध्ययन को सीरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। हर कंपटीशन एग्जाम में एक चीज पूछता है कि सीरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी, यानी रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या सीरियोलॉजी कहा जाता है। जबकि बात करें दोस्तों रक्त का कितना होता है, एक स्वस्थ मानव में, स्वस्थ व्यक्ति में रक्त होता है दोस्तों, ये आपको 5 से 6 लीटर होता है। उस स्वस्थ व्यक्ति की बात करेंगे उसमें रक्त कितना होगा? तो 5 से 6 लीटर। आपका एक क्वेश्चन आएगा सर कि अगर मान लीजिए बड़ा सा कोई मोटा सा व्यक्ति है या कोई छोटा बच्चा है, तो क्या दोनों में रक्त बराबर होंगे? नहीं होंगे दोस्तों। ये बात याद रखिए। जब भी किसी की तुलना करते हैं, जब भी किसी का रक्त याद करना होता है दोस्तों, तो उसके वजन का कितना दोस्तों? तो 7% याद कर देते हैं। उसका संपूर्ण वजन करेंगे और उसके वजन का 7% ज्ञात करेंगे। जितना हमारा आएगा उतना उसके शरीर ब्लड होगा। जबकि आपको पता है कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगर 7.4 है, ये क्षारीय होता है दोस्तों। क्या होगा? क्षारीय होगा। आपको पता है कि पीएच स्केल होता है, ये पे 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। अगर ये स्केल है यहाँ पे 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 14 अंकित होता है। आपको पता है 7 से कम आएगा ये अम्लीय हो जाता है, 7 से ज्यादा जाएगा ये क्षारीय हो जाता है। अगर 7 तो स्थिर बनाए रखे, वहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों? तो वहाँ पर उदासीन हो जाते हैं। देखिए तो 7.4 है ना, 7 से ज़्यादा है यानी क्षारीय है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपनी उंगली काटिएगा, ब्लड निकालिएगा और उसको अपने जुबान पर रख के देखिए कैसा स्वाद आ रहा है उसका, नमकीन आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि क्षारीय होता है दोस्तों। और कम आपको बताया कि वजन का 7%। यहाँ लिखिए दोस्तों फीमेल और मेल की अपेक्षा, जो फीमेल होती है और मेल की अपेक्षा उसमें कितना ब्लड होता है? तो याद रखिए 500 ग्राम ब्लड रक्त कम होता है फीमेल में। मेल की अपेक्षा फीमेल में ब्लड जो कम होता है। अच्छा कभी कभी आप सोचते होंगे दोस्तों, जो ब्लड होता है ना, हम मापते हैं किसी हॉस्पिटल में तो उस पर 14 ml, 12 ml, 13 ml, कभी कभी गर्भावस्था महिलाओं के अंदर 8 ml, 9 ml, 10 ml ऐसे ब्लड ज्ञात की जाती है दोस्तों। तो आप सोचते होंगे कि ब्लड ये ml में कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक दवा पिलाने वाला शीशी जो ऊपर ढक्कन आता है ना दोस्तों, ये होता है आपका 10 ml का कम से कम, या 5 ml किसी बांटे जाते हैं 5 ml। तो आप कहिए कि सर इतना ब्लड हमारे इसमें होता है 10 ml। दोस्तों याद रखिएगा ये 10 ml दोस्तों, ये ml आपका फॉर्म क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मापक होता है। जबकि हीमोग्लोबिन मापक में दोस्तों जो ml होता है ना, ये ml में आपको 350 ग्राम लगभग होता है। यानी 1 ml में ब्लड कितना होता है दोस्तों? तो 350 ग्राम होता है लगभग, उससे ज़्यादा भी होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति में 14 ml ब्लड है तो कितना लीटर ब्लड है, याद कर सकते हैं दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें मेल और फीमेल की अपेक्षा में जो आपका फीमेल ब्लड होता है ये 500 ग्राम कम होता है। उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों तो ब्लड बैंक, ब्लड बैंक होते क्या है? तो ब्लड बैंक दोस्तों हम कहते हैं किसे? तो प्लीहा को एस्पिरिन यानी तिल्ली, इसे कहते हैं ब्लड बैंक कहते हैं दोस्तों। इसे ब्लड बैंक कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर ब्लड हमेशा संचित रहता है, स्थिर रहता है।
और आप इतना ब्लड किसी को दान कर सकते हैं। 250 क्यूबिकल सेंटीमीटर किसी व्यक्ति को आप ब्लड 250 सीसी आप दान कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कठिनाई या किसी प्रकार की दिक्कतें आने वाली दोस्तों नहीं है। याद रखिएगा, इतना ब्लड दे सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा दोस्तों, अगर कोई ब्लड दे दे, कई तरह की उस पर दिक्कतें, तो थोड़ा सा ब्लड निकल जाए, लोगों को फिट आ जाना, चक्कर आ जाना, गिर जाना, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन हमारी भ्रम है दोस्तों, याद रखिएगा। हम सोच लिए हैं एक से इंच खून निकल जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल जाइए, और बाहर कुछ भिखारी होते हैं, उनका काम ही क्या है कि आपको रक्तदान करना, यानी दूसरों को ब्लड देना। जब वो ब्लड देते हैं, उनका काम ब्लड देंगे, पैसा लेंगे, उनका यही काम है। यानी इतना ब्लड किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्थिति ये है कि आप जब दान कर दिए ब्लड, तो उस वक्त अगर आपको किसी प्रकार क्षति आती है, आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, ये हाथ पर कट जाता है, तो कटने के पश्चात उस वक्त अगर आपसे ब्लड सही से निकल जाए तो आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों क्या होगा, वहाँ ब्लड चढ़ाना पड़ेगा निश्चित आपको। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति पर ब्लड, और किसी व्यक्ति के अंदर 5 लीटर ब्लड है और उसमें से वो 250 क्यूबिकल सेंटीमीटर ब्लड रक्तदान कर देता है, 10 मिनट बाद उसके शरीर में कितना ब्लड बचेगा। दोस्तों याद रखिएगा, ब्लड जो हम दान करते हैं, ये ब्लड प्लीहा यानी स्प्लीन खर्च होते हैं, हम दान करेंगे और फिर प्लीहा का जो 250 क्यूबिकल सेंटीमीटर ब्लड है ना, ये उतना आपको संचित कर देगा, दे देगा। तो आपके ब्लड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 लीटर था तो 10 मिनट बाद 5 ही लीटर होगा। ये बात ध्यान देना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है ब्लड बैंक किसे कहते हैं, पिल्ली प्लीहा को क्या कहते हैं, पिल्ली क्या, यहाँ पर अगर प्लीहा, तिल्ली और स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। जबकि यहाँ पर रक्त का कब्रिस्तान की बात करते हैं तो हम इसी कहते हैं। जानने से ठीक है, आपका शरीर ब्लड बैंक भी है और ये ब्लड का कब्रिस्तान भी है। ये कैसे दोस्तों, लेकिन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ब्लड बैंक है ना, इसे हम कहते हैं क्या, ये आपका प्लीहा है, ठीक उसी पर रक्त का कब्रिस्तान होता है। ये आपका क्या होता है, ये जो प्लीहा स्प्लीन होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका ब्लड का निर्माण यकृत या लीवर से होता है। जबकि बच्चा का जन्म हो जाए, पृथ्वी पे आ जाए, तो उसका ब्लड का निर्माण जो है दोस्तों ना, ये होता है उसके अस्थि मज्जा में होता है, जांग की हड्डी में होता है। तो अब ब्लड का निर्माण, यानी देखिए, भ्रूण से बाहर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। तो अस्थि मज्जा में तो निर्माण होता है, बनता है, ब्लड तैयार होता है, खोखले भाग में होता है तैयार दोस्तों। और ये ब्लड अभी कोई निश्चित नहीं है, मानते कि आप अस्थि मज्जा में, अब आपको पता है फीमर यानी जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों। इसमें खोखले जगह के कारण इसमें ब्लड बैंक, इसे ब्लड बनता है, यहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन ब्लड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम प्लीहा कहते हैं और कब्रिस्तान भी कहते हैं। और आपको पता है रक्त लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। रक्त का जीवन काल, शायद नहीं लिख पाए, मिस्टेक कर दिए, यहाँ देखिएगा दोस्तों, रक्त का, अच्छा इसको हम बताते हैं आपको आरबीसी में। रक्त का जीवन काल जो होता है, अब इसमें 3 प्रकार के आते हैं ब्लड, आपको आरबीसी आएंगे, डब्ल्यूसी आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे दोस्तों। तो जो आपका रक्त होता है ना, ये इसको 120 दिन टूट जाना है, ये टूटेगा, निश्चित है टूटना है। तो टूटेगा 2 भागों में हीमोग्लोबिन, 2 भागों में, एक आपका बनता है क्या दोस्तों, एक बनता है ग्लोबिन और दूसरा बनता है बिलोरुबिन। जब हीमोग्लोबिन 2 भाग में टूटते हैं तो एक बनता है दोस्तों हिम, दूसरा बनता है ग्लोबिन। एक आपका बनेगा हिम, दूसरा क्या बनेगा, ग्लोबिन। जबकि आपको पता है कि हिम से पुनः हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जबकि ग्लोबिन से बिलोरुबिन का निर्माण होता है। जो हिम भाग होगा ना, ये कहाँ टूटेगा, आपको पता है कि प्लीहा में टूटेगा, वही मरता है, कब्रिस्तान वही है, और वहाँ 2 भाग में टूटेगा। और एक बनेगा आप दोस्तों क्या, आपका हिम बनेगा और एक बनेगा ग्लोबिन। तो हिम से पुनः हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जबकि ग्लोबिन से बिलोरुबिन का निर्माण होता है। और बिलोरुबिन स्रावित होता है, तो बिलोरुबिन के कारण मल का रंग पीला होता है। एक होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा आपका बिलोरुबिन। हीमोग्लोबिन, दूसरा बिलोरुबिन। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन फिर आपके काड़े में आ गया, लेकिन बिलोरुबिन है ना, ये जाकर यकृत में संचित होता है, वहाँ स्रावित होता है। लेकिन जब ये स्रावित ना होता है तो आपको पता है कि इसी कारण क्या होता है दोस्तों, आपका मल का रंग पीला होता है। अगर ये स्रावित ना होने के कारण दोस्तों याद रखिएगा
कि अगर स्रावित नहीं होते हैं, इसके अगर आने का रास्ता छिद्र होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसका असर सीधे आँख पे जाता है और आँख का रंग पीला होता है और मल का रंग सफ़ेद होता है और इस स्थिति में हमें जंडिस नामक बीमारी होता है। कौन होगा? जंडिस नामक बीमारी। जिस व्यक्ति को अगर जंडिस होगा ना, उसका मल का सफ़ेद होता है, आँख हमेशा पीला रहते हैं। जंडिस आपका लक्षण है। अब क्यों सफ़ेद होता है? क्योंकि बिलिरुबिन स्रावित नहीं हो रहा है, और बिलिरुबिन स्रावित होगा तभी ना रंग पीला होगा, नहीं हो रहा है। तो एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है मेलानिन। एक क्वेश्चन दोबारा पूछा हुआ है कि आदमी का रंग सांवला और गोरा कैसे होता है? ये होता है मेलानिन के कारण दोस्तों। मेलानिन जिस व्यक्ति में ज़्यादा अधिक होते हैं उसका सांवला काला हो जाएगा, और किसी व्यक्ति में 100% पाया जाएगा मेलानिन। कितना? 100%, यानी 100% पाया जाएगा, वो आदमी सांवर ना सीधे झांवर हो जाएगा। क्या होते हैं? सीधे कितना काला, जैसे तवा का पिंड देखते वैसे काला हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका रंग साफ होते जाएगा, और इसे हुआ और सबसे कम हो जाएगी तो आदमी गोरा होता है। और आपको पता है दोस्तों कि जो मेलानिन होता है ये सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें से हमको त्वचा कैंसर से रोकता है। यानी जितने सांवले लोग, काले लोग होंगे उनके त्वचा कैंसर बीमारी कम होती है, जबकि गोरे लोग की ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मेलानिन नहीं है। अगर मेलानिन होता तो नहीं होता, नहीं है तो उस पर आपका परावैंगनिक किरणें हानिकारक पहुँचाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब एक बात करते हैं कि जब तक बच्चा भ्रूण माँ के गर्भ में है तब तक उसका ब्लड बैंक कहाँ से बनता है? उसका ब्लड कहाँ बनता है? यकृत से बनता है। जैसे बच्चा धरती पे आएगा उसका ब्लड कहाँ से बनता है दोस्तों? उसका जांघ की हड्डी यानी फीमर से बनना, अस्थि मज्जा से बनना प्रारंभ हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों। अब आप ये सोचिए कि अगर माँ के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो बच्चा का तो उसका क्या होता है? पोषण हो जाएगा, बच्चा को आप पाल सकती है माँ गर्भ में, लेकिन क्या बच्चा के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड होगा? अगर बच्चा के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड ना जाए तो उस स्थिति में दोस्तों याद रखिएगा बच्चा का अस्थि मज्जा अक्रिय हो जाता है, और अक्रिय होने के पश्चात जब बच्चा का जन्म होगा तो जो माँ भोजन देती है बच्चे को गर्भ के अंदर, वो नाभ के रास्ते जाता है और बच्चे से माँ के नाभ जुड़ा रहता है, और नाभ के रास्ते भोजन बच्चे गर्भ में जाता है, जब बच्चे के पेट में जाता है। जबकि अगर वहाँ से अगर नाभ को काट देंगे बच्चा का जन्म हो जाएगा, काट दिया जाएगा। काटने के पश्चात दोस्तों अब तो माँ ब्लड देगी नहीं, अब बच्चा जिएगा तो अपने ब्लड के कारण। अब आप सोचिएगा ब्लड की कमी हो जाए तो बच्चा का अस्थि मज्जा कार्य कर पाएगा? अक्रिय हो जाएगा ना, तो अक्रिय हो जाएगा, काम ना करेगा दोस्तों, तो उस स्थिति में बच्चे की 2-3 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, और उसे कहते हैं एनीमिया रोग। यानी एनीमिया का बच्चे की मृत्यु हो गई। तो एनीमिया रोग किससे दोस्तों? तो ये आपको किससे होता है? रक्त से संबंधित है। जबकि निमोनिया किससे है? आपका फेफड़ा से दोस्तों। यही बात ध्यान देना, बड़े कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन कि निमोनिया और एनीमिया। जो निमोनिया होता है दोस्तों ये आपका फेफड़ा संबंधित रोग है, जबकि एनीमिया है रक्त में संबंधित रोग है। जबकि निमोनिया में दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, एनीमिया में रक्त प्रभावित होता है, और फेफड़ा इसे देहात में लोग निमोनिया को हावा डाबा कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? हावा डाबा। और निमोनिया का सही उपचार ना होने का इसे क्षति वायु कुष्ठ होता है, और इसका उपचार ना करने के कारण ये अंत में टीबी का रूप लेता है, और उस अंत में खांसते समय मुंह से ब्लड आता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रक्त परिसंचरण ने रक्त परिसंचरण खोज सबसे पहले वीर भारद्वाज ने किया था, और कब किया था? तो 1628 में किया था। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 की गई थी, जबकि रक्त समूह की खोज कब हुआ था दोस्तों? आपको याद है कार्ल लैंडस्नर ने 19 में किया था रक्त समूह। और ये देखे कब थे? तो रिसस बंदर के रक्त समूह खोज किया था। आपको पता है कि मानव में रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। हम रक्त समूह को अलग पढ़ाएंगे चैप्टर में, अभी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। और फिर बात करेंगे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर कितना होता है? 180 से 200 ग्राम होता है। जो रक्त होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर कितना होता है दोस्तों? तो 180 से 200 ग्राम होता है, याद रखिए दोस्तों। और इसमें रक्त का कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय घात इसे कहते हैं, हार्ट अटैक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और हार्ट अटैक में याद रखिए दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कोलेस्ट्रॉल पाए कहते हैं तो चर्बी वसा फैट में होता है दोस्तों। जब फैट चर्बी ज़्यादा होगी उससे बढ़ना प्रारंभ करेगा, रक्त के बाद 10% चरण करेगा और हृदय तक हार्ट तक जाएगा, वहाँ वसा चर्बी फैट जम जाता है और उससे में हार्ट अटैक आता है। तो कभी जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे रक्त का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को परिवहन करता है दोस्तों। ये याद रखिएगा जो रक्त होता है ना, ये आपको पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र वहाँ फेफड़ा, उसमें दिखाएंगे कि आपको वायु कोष्ठ होता है जिसे हम अंग्रेजी में एल्वोलिक कहते हैं दोस्तों, और वहाँ पर रुधिर स्थित होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड कहते हैं।
और पे आरबीसी स्थित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी वायु कोष्ठ को, जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया था ना, ये इसी वायु कोष्ठ को क्षति पहुंचाता था, हम सांस नहीं ले पाते थे, आदमी की मृत्यु हो जाता था दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों ना, ये आपका तो उस पर रुधिर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे गैस, नाइट्रोजन जाएंगे, ऑक्सीजन जाएंगे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे, सब जाते हैं अंदर ना। लेकिन रक्त का काम है कि वहाँ से गैस को चुनाव करना, चुनना। तो उसमें से ऑक्सीजन यानी आपको O2 गैस चुनता रक्त, जो ब्लड होता है दोस्तों, तो ये O2 को चुनता है और O2 के साथ अपक्रिया करता है, क्रियाशील होता है और O2 को लेकर ये संपूर्ण शरीर में घुमा देता है, यानी क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा रक्त किस गैस से क्रियाशील है, अगर आपको O2 के अलावा CO ऑप्शन मिले तो CO सही करना दोस्तों, गलती नहीं करना है, O2 नहीं होगा। क्योंकि ये इतना शरारती है, अगर जैसे इसमें CO जाएगा, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वो गैस सिगरेट पीने से निकलते हैं, वो गैस गाड़ी के धुएं से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, यानी ऐसे धुएं अगर हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हम श्वास के माध्यम से लेंगे। अब ऐसे तो हमारे नाक में कोई फिल्टर नहीं है कि हम सब गैस को छाट देंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये छाटने का एल्वोलिक में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो एल्वोलिक में जाएगा ना दोस्तों, तो वहां पर देखिएगा ना, अगर CO होना तो रक्त क्या करेगा, O2 के साथ छोड़ देगा। ऐसे पहले से नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का साथ तो छोड़ा ही है, और यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, O2 के साथ छोड़ेगा और CO के साथ अपक्रिया करेगा और इसको लेके परिवहन कर देगा शरीर में। जब परिवहन करेगा तो आदमी को चक्कर देते हैं, कितने बेहोश हो जाते हैं। आपके बगल में सिगरेट पिए, उसका गंध आए, सुगंध आए, आदमी बेहोश हो जाता है, कितनी वोमिटिंग उल्टी हो जाती है। ये कब होता है, ये गैस आपको परिवहन करने के कारण। याद रखिएगा, अगर आपको CO ना दिया हो तो O2 होगा, अगर O2 दिया हो और CO भी दिया हो तो आप याद रखिएगा CO नहीं होगा, O2 नहीं होगा, CO ही होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाए दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे रक्तचाप, जो होता है रक्तदाब जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे मापने का यंत्र जो होता है आपका सिग्मोमेरोमीटर होता है। सिग्मोमेरोमीटर होता है, रक्तचाप मापने की इकाई कहते हैं। जबकि रक्तदाब जो होता है आपका 120/80 होता है। किसी का हाई प्रेशर 120 और लो प्रेशर 80 होना चाहिए, इतना रक्तचाप होता है, यानी इतनी स्थिति बरकरार होती है। कभी कभी दोस्तों स्थिति, इसके ब्लड प्रेशर के कारण ही बहुत तरह के रोग होते हैं। कोई ब्लड प्रेशर शिकार हो जाते हैं, उसका BP संचित होता नहीं है, कभी 140 होगा, कभी 120 होगा, कभी 190 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, उसको ये बात कई प्रकार रोग होते हैं उससे दोस्तों, याद रखिए। इसी स्थिति में हार्ट अटैक भी आने की संभावना होती है दोस्तों। अब बात करेंगे एक व्यक्ति के वृद्धि होने पर उसका रक्तदाब बढ़ता है, यानी कि व्यक्ति की वृद्धि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उम्र घटती जाएगी, उसका हमेशा प्रेशर बढ़ते रहता है। इसलिए बुढ़ापे अवस्था में हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। लोग कहते, देहात लोग कहते हैं कि बहुत सारे कि हम लोग, किसी घर में कोई बुजुर्ग आदमी है ना, लोग कहता है कि बूढ़े आदमी है, तो लोग कहता है कि बुढ़ाते में इनका क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। क्यों रहता है आपको पता है, ये नियम कहता है कि व्यक्ति की जैसे वृद्धि होती है ना, उसके के साथ उनके रक्तचाप बढ़ते जाता है, यानी घटने का नाम नहीं लेता है, प्रेशर हाई रहता है और हमेशा प्रेशर में रहते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे विचार जो लिखे इसके बारे में दोस्तों, रक्त क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करेंगे रक्त के बारे में, ब्लड कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ब्लड दो भागों में बांटा जाता है, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा रक्त में क्या पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा, हम बार बार गलती करते हैं, जो हम RBC मार के चले जाते हैं, ये बार बार हम गलती करते दोस्तों, याद रखिएगा। जो प्लाज्मा होता है, रक्त में सबसे, रक्त का दो भाग, पहला भाग प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु, जिसे रुधिर कण कहते हैं, दूसरा रुधिराणु इसे रुधिर कण कहते हैं। और प्लाज्मा जो होता है, संपूर्ण रक्त का 55 से 60% पाए जाते हैं, जबकि आपका रुधिराणु होता है ये 40 से 45% पाए जाते हैं। ज्यादा कौन है, प्लाज्मा है ज्यादा ना, तो प्लाज्मा होता है आपका रक्त से ज्यादा दोस्तों होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाए जाते हैं, रुधिराणु से होता है और उससे कम होता है। लेकिन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा 90% जल पाए जाते हैं, 7% प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि आपको 0.9% लवण पाए जाते हैं, 0.1% ग्लूकोज पाए जाते हैं, बाकी 2% में अन्य तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम बात करें, फिर यहाँ पर देखिएगा ना दोस्तों, तो रुधिराणु होता है ना, ये आपका दो भाग में बढ़ते हैं, एक होता है RBC, दूसरा आपका WBC और तीसरा प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। अब देखिएगा, जो RBC होता है ना, RBC को केमिकल नाम एरिथ्रोसाइट होता है, जबकि WBC केमिकल नाम ल्यूकोसाइट होता है, जबकि प्लेटलेट्स का केमिकल नाम आपका थ्रोम्बोसाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, डब्ल्यूबीसी जीवन काल आपका 3 से 4 दिन का, प्लेटलेट्स का 4 से 5 दिन जीवन काल होता है। और आपको पता है डब्ल्यूबीसी को हम रोग प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे व्हाइट ब्लड कहते हैं, जबकि आरबीसी को रेड ब्लड कहते हैं। और लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी का आकार एक निश्चित होता है और गोल आकार के दोस्तों होती हैं। और एकमात्र एक ही ब्लड है जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, आपका आरबीसी, जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार और नियमित होता है, प्लेटलेट्स का आकार अनियमित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1 बात करें प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? याद रखिए दोस्तों, प्लाज्मा में सीरम पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? तो सीरम, प्लाज्मा में सीरम भाग पाए जाते हैं। और जब भी रक्त का जांच होता है उस पर सीरम भाग का जांच किया जाता है, सीरम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसका नाम रहेगा सीरम। दोस्तों क्या नाम रहेगा? सीरम। और इसके बारे में देखें दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा समस्त रक्त का 55 से 60% होता है। क्या दोस्तों? तो 55 से 60%, जबकि प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन आपका होता है फाइब्रोजोनिन होते हैं और एक होता है प्रोथोबिन होते हैं। ये 2 प्रकार प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन का काम है कि आपके रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है दोस्तों। चलिए फिर बात करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% जल, जबकि 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और आपका 0.1% ग्लूकोज पाए जाते हैं दोस्तों। अब बाकी 2% में अन्य पाए जाते हैं, अन्य आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए उसका प्लाज्मा कार्य देखिएगा। तो प्लाज्मा का कार्य है, पहला काम है कि पीएच मान को स्थिर बनाए रखना। जैसे पीएच मान 7.4 है ना, इसको स्थिर बनाए रखना काम कौन करेगा दोस्तों? प्लाज्मा करता है। दूसरा बात जानेंगे यहाँ पर, दूसरा बात करता है ये कि पदार्थों को संग्रहित करना, यानी जो पदार्थ होते हैं इसको संग्रहित करने का काम कौन करता है? आपका प्लाज्मा करता है। तीसरा बात करेंगे ऊष्मा का शरीर में सामान्य वितरण करना, यानी ऊष्मा को समान शरीर में फैलाना, इसका काम होता है दोस्तों, याद रखिएगा किसका? तो प्लाज्मा का। और बात करें दोस्तों प्लाज्मा, इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा सीरम। सीरम क्या होते हैं दोस्तों? तो आज के तक काफी है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और मैं विश्वास होगा कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और फिर मिलेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ अगले दिन दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो दिक्कत होगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। फिर दोस्तों चलिए आज के तक काफी है। जय हिंद, जय भारत।